नमस्कार साथियों, पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं आर.के. सैनी आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो राणा सांगा है उसके बाद में मेवाड़ के अंदर कैसी अराजकता की स्थिति रही थी, कैसे रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा ने एक दूसरे को मार दिया था, कैसे विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा साका होता है, कर्मावती का जौहर होता है, विक्रमादित्य के त्या दासी पुत्र बनवीर कर देता है, उदय सिंह के प्राणों की रक्षा पन्नादाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर करती है। ये विस्तृत वीडियो देखने के लिए आप मेरी पिछली क्लास को जरूर देखें। अब मैं उससे आगे जब बनवीर को मावली के युद्ध के अंदर हराकर उदय सिंह मेवाड़ का शासक बनता है, 1540 के अंदर उदय सिंह मावली के युद्ध में बनवीर को पराजित करता है और मेवाड़ का क्या बनता है, शासक बनता है। विद्वानों, 1540 उदय सिंह के समय बहुत ही अच्छा समय था, क्योंकि 9 मई 1540 को उदय सिंह के महाराणा प्रताप के रूप में एक वीर शिरोमणि हल्दी घाटी का शेर जन्म लेता है और 1540 के अंदर ही बनवीर को पराजित करके उदय सिंह मेवाड़ का क्या बनता है, शासक बनता है। तो उदय सिंह 1540 में शासक बनता है। वैसे उदय सिंह 1536 के अंदर जब विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है तब भी उदय सिंह मेवाड़ का शासक बन जाता है, मगर उस समय सांकेतिक रूप से बनवीर शासक रहता है, तो बनवीर को मारकर शासक बनता है, बनवीर को भगाकर शासक बनता है। इसलिए मैं 1540 लिख रहा हूं। और 1572 के अंदर जब बोगुंदा के अंदर इनका निधन हो जाता है 28 फरवरी को, होली के दिन, तब तक उदय सिंह मेवाड़ के क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। तो उदय सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं विद्वानों, और उदय सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। और इनके समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है उदयपुर की स्थापना। तो उदयपुर की जो स्थापना है उदय सिंह 1559 में करते हैं। तो उदय सिंह उदयपुर की स्थापना कब करता है, 1559 के अंदर करता है। तो उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने की। उदय सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। चित्तौड़ इनके अधीन, इनके पास है, कुंभलगढ़ इनके पास है, मगर उदय सिंह जो गिरवा की पहाड़ियां हैं, अरावली की तसरे नुमा पहाड़ियों से घिरा होने के कारण उदयपुर को गिरवा कहा जाता है। उदयपुर का जो प्राचीन नाम था वो सीवी था। प्राचीन समय में उदयपुर सीवी जनपद में आता था, इसलिए उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी था। अरावली की तसरे नुमा पहाड़ियों से घिरा होने के कारण उदयपुर को गिरवा कहा गया है। बहुत सारी झीलें होने के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को माउंटेन और फाउंटेन का शहर कहा जाता है। माउंटेन यानी कि पर्वतों एवं फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब फव्वारे, तो माउंटेन और फाउंटेन का जो शहर है वो उदयपुर को कहा जाता है। और अपनी सुंदरता के कारण इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस, सीवी, गिरवा, झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस सुंदर होने के कारण पूर्व का जो पेरिस है वो जयपुर को कहा जाता है। तो पूर्व का पेरिस जयपुर है और पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने की थी। 1459 के अंदर मेहरानगढ़ की भी स्थापना होती है और मेहरानगढ़ बसाकर जोधपुर की जो स्थापना है वो राव जोधा करता है। तो राव जोधा 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाकर जोधपुर की स्थापना करता है और 1559 में उदयपुर की स्थापना करता है उदय सिंह। उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है और जो महाराणा लाका के समय पिछोला जेल बनी है, पिछोला जेल, तो पिछोला जेल उदयपुर के अंदर है। महाराणा लाका के समय पिछो नामक बंजारे ने 14वीं शताब्दी में कराई इस जेल का निर्माण, और इसी जेल के किनारे उदयपुर के भव्य राजमहल
जिन्हें सिटी पैलेस कहते हैं, ये बनाकर उदयपुर शहर बसाता है उदय सिंह। तो उदय सिंह ने उदयपुर का भव्य राजमहल या सिटी पैलेस कहां पर बसाया? पिछोला झील के किनारे बनाया और उदयपुर शहर बसाता है। इसी राजमहल में महाराणा प्रताप का भाला, कवच और कुंडल पड़े हुए हैं। तो जो उदयपुर का जो भव्य राजमहल है, सिटी पैलेस है, वो किस झील के किनारे पर है? पिछोला झील के किनारे के ऊपर है। ये जो उदयपुर के भव्य राजमहल है वो किसने बनाए? उदय सिंह ने बनाए। कब बनाए? 1559 में। और किस शहर की स्थापना कर दी? उदयपुर शहर की स्थापना कर दी। 1727 के अंदर 18 नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना होती है और जयपुर की स्थापना करते हैं सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर करते हैं। तो जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह और 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाकर राव जोधा जोधपुर की स्थापना करता है। 1156 के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग बनाकर जैसलमेर की स्थापना करता है जैसल बाटी। सोनारगढ़ दुर्ग बनाकर जैसलमेर की जो स्थापना है वो कौन करता है? तो जैसल बाटी। तो जैसल बाटी जैसलमेर की स्थापना करता है 1156 के अंदर। सोनारगढ़ दुर्ग बनाकर 1727 में जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह करता है। 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर बनाकर राव जोधा जोधपुर शहर की स्थापना करता है। 1113 के अंदर अजय राज अजमेर शहर की स्थापना करता है और अपने नाम पर दुर्ग बनाता है अजय मेरू दुर्ग, जिसे गढ़ बेटली के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़ बेटली या अजय मेरू दुर्ग बनाकर अजमेर की जो स्थापना है वो करते हैं अजय राज। इन अजय राज को कहीं कहीं अजय पाल के नाम से भी जाना जाता है। तो 1113 में अजमेर शहर की स्थापना होती है। अजय मेरू दुर्ग या गढ़ बेटली बनाकर अजय राज करते हैं। 1156 के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग बनाकर जैसल बाटी जैसलमेर की स्थापना करता है। 1727 में जयपुर शहर बसाता है सवाई जय सिंह और 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाकर जोधपुर की स्थापना करता है राव जोधा। और 1559 में पिछोला झील के किनारे भव्य राजमहल बनाकर उदय सिंह उदयपुर की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इन उदय सिंह के समय इन्होंने एक झील बनाई है जिसका नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील, ये उदय सागर झील है उदयपुर के अंदर। उदय सागर झील कौन बनाएगा? उदय सिंह बनाएगा। तो 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना करता है और 1559 से 1565 के मध्य आयड़ नदी पर, आयड़ नदी के ऊपर कौन सी झील बनाता है? उदय सागर झील बनाता है। ये जो आयड़ नदी है, इस आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां। ये जो गोगुंदा है, यही गोगुंदा में इस उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 को निधन होगा। उदय सिंह की छतरी भी गोगुंदा में बनेगी और यहीं पर 28 फरवरी 1572 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज तिलक किया जाएगा। तो गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं, इस गोगुंदा की पहाड़ियां अपने कहां पर है? तो उदयपुर के अंदर। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आयड़ नदी। आयड़ नदी, ये जो आयड़ नदी है, इस आयड़ नदी के ऊपर ही उदय सागर झील, उदय सागर। और उदय सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। कौन मनाता है? उदय सिंह मनाता है। इस उदय सागर झील में गिरने के बाद में ये जो आयड़ नदी है वो बेड़च कहलाने लग जाती है। उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी क्या कहलाती है? बेड़च। इसी उदय सागर झील के पास में आयड़ जो नदी है, इस आयड़ नदी के ऊपर आहड़ सभ्यता डेवलप होती है। आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पर कहां पर डेवलप हुई? उदयपुर के अंदर डेवलप हुई। इसे सभ्यताओं का संग्रहालय कहा जाता है, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो है, यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। बाद में गणेश्वर सभ्यता डेवलप हुई। गणेश्वर जो सभ्यता है, वहां पर तांबे के बहुत सारे औजार मिले, बहुत सारे भंडार मिले हैं, बहुत सारे वहां पर जो अपने
सब तरह के हथियार है, वहां पर सब तरह के बर्तन है, इस तरह से चीजें मिली और आहड़ से भी ज्यादा मिली। इसलिए गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर अपने सीकर के अंदर है, नीम का थाना तहसील में, कांतली नदी के किनारे पर। नीम का थाना नया जिला बना, फिर उसे जिला क्या कर दिया, हटा दिया। तो कांतली नदी के किनारे के ऊपर नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता डेवलप हुई, उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ के अंदर गगर नदी के किनारे पर डेवलप हुई। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है, जिसका अर्थ काली चूड़ियां होता है। एक बेराट सभ्यता अपने जयपुर के अंदर डेवलप हुई, जो विराटनगर उसका प्राचीन नाम था, और बाणगंगा नदी के किनारे पर डेवलप हुई। बागोर सभ्यता अपने भीलवाड़ा के अंदर बागोर में डेवलप हुई, और वो कोठारी नदी के किनारे पर डेवलप हुई। इस बेड़स नदी के किनारे पर नगरी सभ्यता डेवलप हुई। तो इस बेड़स नदी के किनारे के ऊपर चित्तौड़ में एक सभ्यता डेवलप हुई, जिसका नाम है नगरी सभ्यता। इसी नगरी सभ्यता में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। उदयपुर के आसपास का भूभाग सीवी जनपद कहलाता था, इसलिए उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी भी मिलता है। तो ये नगरी सभ्यता डेवलप हुई। इस आयर नदी के अंदर, जो बाद में बेड़च कहलाएगी, इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गंभीरी। और ये गंभीरी नदी जब इसमें मिलती है तो ये चित्तौड़ दुर्ग के पास में मिलती है। किस दुर्ग के पास में मिलती है? चित्तौड़ दुर्ग के पास। तो चित्तौड़ दुर्ग के पास में गंभीरी मिलती है। तो बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे पर कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला। फिर ये बेड़च जो है ये बनास के अंदर मिलती है। तो बनास, बेड़च और एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मैनाली। कौन सी नदी है? मैनाली। तो ये जो है ये त्रिवेणी संगम है अपने बिगोद के अंदर, और बिगोद अपने भीलवाड़ा। बिगोद कहां पर है? भीलवाड़ा। तो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़च और मैनाली का त्रिवेणी संगम है। सामान्य रूप से जानकारी बता रहा हूं मैं, उदय सिंह की बता रहा हूं। उदय सिंह ने 1540 में मावली के युद्ध में अपने विरोधी, अपने भाई के हत्यारे बनवीर को भगाकर चित्तौड़ का शासक बनता है, मेवाड़ का शासक बनता है। बनवीर यहां से महाराष्ट्र चला जाता है। उदय सिंह शासक बनने के बाद में अपने मेवाड़ के अंदर डेवलपमेंट करा रहा है, और एक पूर्व का वेनिस, माउंटेन फाउंटेन का शहर, जिलों की नगरी, गिरवा और सीवी कहलाने वाले उदयपुर की क्या करता है? स्थापना करता है 1559 के अंदर। पिछोला जेल के किनारे भव्य राजमहल बनाकर ये उदयपुर की क्या करता है? स्थापना करता है। इसी राजमहल के म्यूजियम में महाराणा प्रताप का अस्त्र शस्त्र, उनके कवच और उनका भाला पड़ा हुआ है। 1559 में उदयपुर की स्थापना, 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना राव जोधा, 1527 में जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह, 1156 में सोनारगढ़ जैसलमेर की स्थापना जैसल पाटी, 1113 के अंदर अजमेर शहर अजय मेरुदुर्ग अजयराज ने जो गढ़बीटले था। फिर बाद में मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज, जिसका पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करता है, वही कुंवर पृथ्वीराज इस अजय मेरुदुर्ग या गढ़बीटले के अंदर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर कुछ महल बनाता है, और इसी अजमेर जो अजय मेरुदुर्ग है इसका नाम क्या रख देता है? तारागढ़ रख देता है। उदय सागर झील उदय सिंह बनाता है उदयपुर में 1559 से 1565 के मध्य। किस नदी पर बनाता है? आयर नदी। यहां मैंने हल्का सा आयर नदी को समझाया। आयर नदी गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम होता है। आयर नदी पर आहड़ सभ्यता डेवलप हुई, से ताम्रवती नगरी कहते हैं। आहड़ नदी है, इस आयर नदी जो है ये उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। बेड़च नदी के किनारे पर नगरी सभ्यता डेवलप हुई है। बेड़च के अंदर चित्तौड़ दुर्ग के पास गंभीरी नदी आके मिलती है, इसलिए चित्तौड़, बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर है। फिर ये जो बेड़च है ये बनास में मिलती है, और अपने भीलवाड़ा के अंदर मैनाल झरने से मैनाली नदी आके मिलती है। तो बनास, बेड़च और मैनाली का त्रिवेणी संगम कहां पर है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। उदय सागर झील जो है 1559 से 1565 के मध्य कौन बनाता है? उदय सिंह बनाता है। तो 1559 से 1565 के मध्य उदय सिंह उदय सागर झील बनाता है। कुछ जिले हैं जिसमें राजस्थान के अंदर सब खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम है सांबर झील। सांबर झील अपने जयपुर के अंदर है, और इसको बनाने वाले हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जो राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना करते हैं, ये सांबर झील का निर्माण करते हैं। और सांबर झील कहां पर बनाई? तो जयपुर के अंदर। सांबर झील वेटलैंड है, नम भूमि क्षेत्र है,
आर्द्र भूमि से एक तरह पूरे भारत का 8.7% नमक का उत्पादन कौन करती है? सांबर झील करती है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है जयसमंद झील। जयसमंद जो झील है, ये जयसमंद झील अपने उदयपुर के अंदर है। ये जयसमंद झील उदयपुर के अंदर, जयसमंद झील उदयपुर में। तो ये जो जयसमंद झील है ये उदयपुर के एक महाराणा हुए हैं जय सिंह 1687 से 1691 के मध्य इस झील का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है और सांबर झील का क्या कराता है? निर्माण करता है। फिर इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो एक झील है जिसका नाम है आना सागर झील। ये आना सागर झील अपने अजमेर के अंदर है। आना सागर झील अजमेर 1133 से 1137 के मध्य अर्णोराज ने बनाई थी और ये अर्णोराज ही इतिहास के अंदर आना जी के नाम से जाने गए। तो अर्णोराज इतिहास में आना जी के नाम से जाने गए। वो आना सागर झील बनाते हैं अजमेर में 1133 से 1137 में। राजस्थान के अंदर जो जयसमंद झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है गोविंद सागर झील के बाद में। तो जयसमंद झील उदयपुर में जय सिंह ने 1687 1691 के मध्य, सांबर झील जयपुर के अंदर वासुदेव चौहान 551 ईस्वी के अंदर और उदय सागर झील उदयपुर के अंदर उदय सिंह बनाता है 1559 से 1565 के मध्य। इसी तरह से जो पिछोला झील है, ये पिछोला झील अपने उदयपुर के अंदर है और पिछोला झील उदयपुर का निर्माण कौन कराता है? 14वीं शताब्दी के अंदर पिच्छू नामक बंजारा। पिच्छू बंजारा, तो पिच्छू बंजारे ने अपने एक बेल की स्मृति में 14वीं शताब्दी के अंदर पिछोला झील का निर्माण कराया और इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में पिच्छू नामक बंजारा कराता है। आना सागर झील अजमेर में 1133 से 1137 अर्णोराज या आना जी बनाते हैं। जयसमंद झील उदयपुर में जय सिंह 1687 से 1691 के मध्य बनाता है। सांबर झील जयपुर में वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में बनाता है। 1559 से 1565 के मध्य आयर नदी पर उदय सागर झील उदयपुर में कौन बनाते हैं? उदय सिंह जी बनाते हैं। तो उदय सिंह जी के द्वारा अपने उदय सागर झील बनाई गई है। अपने आयड़ के अंदर ही एक मोती महल है, वो मोती महल भी अपने उदय सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। अब उदय सिंह जी के समय अपने जो मेवाड़ है उस मेवाड़ के अंदर मेवाड़ के महाराणा वो उदय सिंह है और उन्हीं के समय अपने उदयपुर जो है, इस उदयपुर के अंदर उदयपुर शहर बसता है, उदय सागर झील बनती है और तत्कालीन समय में दिल्ली का जो बादशाह बनता है वो बनता है अकबर। और उदय सिंह की इतनी ख्याति बढ़ती हुई देखकर अकबर इनसे वैमनस्यता रखता है और चित्तौड़ के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो उदय सिंह के समय चित्तौड़ के ऊपर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है और चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। उस समय अपने मेवाड़ के अंदर क्या होता है? चित्तौड़ का शाखा होता है और ये शाखा कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। पहला जो शाखा है वो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, पद्मिनी और रतन सिंह के गोरा बादल के समय। दूसरा शाखा 1534 के अंदर कर्मावती, बहादुर शाह गुजरात आक्रमण कर रहा है, कर्मावती और देवलिया का जो बाघ सिंह है उसके समय। और तीसरा जो शाखा होता है वो होता है उदय सिंह और अकबर के समय। तो ये कहलाता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा ये होता है 1567 के अंदर आक्रमण करता है और युद्ध होता है 1568 के अंदर। इस समय मेवाड़ का जो शासक है वो है उदय सिंह और इनके सामने कौन है? अकबर। सामने कौन है? अकबर। जब अकबर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर रहा होता है तब अपने मेवाड़ के जो शासक है वो इस उदय सिंह को समझाते हैं कि हे महाराणा उदय सिंह, अपन लंबे समय से युद्धों को लड़ते आ रहे हैं। राणा सांगा के समय अपन युद्ध लड़ रहे हैं, विक्रमादित्य और इस तरह से अपनी घटनाएं घट चुकी है। अतः चित्तौड़ जो दुर्ग है इस चित्तौड़ दुर्ग को अपन संभाल लेंगे, मगर आप सुरक्षित रहने चाहिए। अतः उदय सिंह को
इस चित्तौड़ दुर्ग से गिरवा सेक्टर में मैंने बताया, गिरवा क्या है, उदयपुर जो अरावली की तस्तरेनुमा पहाड़ियों से घिरा है, तो गिरवा पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस पहाड़ी उदयपुर के जो गिरवा की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में बेच दिया जाता है। तो क्षेत्र कौन सा हो जाता है, ये गोगुंदा का क्षेत्र हो जाता है। तो उदय सिंह यहां से गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब दुर्ग की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है जयमल राठौड़ को। जयमल राठौड़, जिन्हें जयमल मेड़तिया कहा जाता है, क्योंकि ये कहां के थे, मेड़ता के थे। और दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है फत्ता चुंडावत को। तो ये फत्ता चुंडावत है, ये आमेट के थे। तो जयमल और फत्ता को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपकर उदय सिंह कहां चले जाते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। जयमल और फत्ता दोनों रिश्तेदार हैं। अपने जो मेड़ता है, इस मेड़ता अपने नागौर के अंदर है, और मेड़ता का जो शासक है वो है राव दूदा। ये राव दूदा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है वीरमदेव और एक का नाम है रतन सिंह। ये जो रतन सिंह है, इनकी जो पुत्री है, इनका नाम है मीराबाई, और वीरमदेव के एक पुत्र है, उन पुत्र का नाम है जयमल, जो अपने जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़ है। और इनकी जो पुत्री है उनका नाम है फूल कंवर। इन फूल कंवर का जो विवाह है वो फत्ता चुंडावत से होता है, जो कहाँ के हैं, आमेट के। तो फूल कंवर का विवाह फत्ता चुंडावत से होता है, यानी कि रिश्ते में जयमल और फत्ता चुंडावत दोनों क्या है, साला बहनों ही है। अब अपने मेवाड़ के अंदर जब जयमल और फत्ता चुंडावत चित्तौड़ दुर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं, उदय सिंह अपने विश्व सरदारों के साथ में गिरवा की पहाड़ियों में चले गए हैं, गोगुंदा के जंगलों में चले गए हैं। सामने अकबर इस चित्तौड़ दुर्ग का क्या डाल रखा है, घेरा डाल रखा है। कहते हैं कि जो अकबर है, इस अकबर ने अपने जो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला, और इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 4 सुरंगें बनाकर उनमें 20-20 मण बारूद, 20-20 मण बारूद के सुरंगें बनाई, और सुरंगों में 20-20 मण बारूद भरकर उनको ब्लास्ट कराया। मगर प्राचीन शिल्प शास्त्र के ऊपर आधारित ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को बिल्कुल खरोच भी नहीं आई। मगर अकबर लगातार प्रयास करता रहता है और दुर्ग की दीवारों को तोड़ने की क्या करता है, कोशिश करता रहता है, मगर इस दुर्ग के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ अगर प्रभाव पड़ता है और अगर कहीं से दीवार अगर जख्मी हो जाती है, टूट जाती है, तब जयमल जी रात को पुनः उस दीवार को क्या कर देते हैं, चिनवा देते हैं, पुनः उस दीवार को क्या कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। इस तरह का समय चल रहा है। अकबर बाहर है और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जयमल और फत्ता आराम से रह रहे हैं। कोशिश करता है अकबर, बार बार ब्लास्टिंग करता है, बारूदों से विस्फोट करता है, तोपे चलाता है, मगर इस दुर्ग को कुछ नहीं होता। मगर रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है तो जयमल वापस उसे क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है। ऐसी घटनाएं चल रही होती है। एक समय ऐसा आता है जब रात को जयमल राठौड़ इस दुर्ग की मरम्मत करवा रहा था, तो अकबर बाहर से उसे देखता है और पूछता है कि कौन है ये। तब इनके सेनापति कहते हैं कि जयमल मेड़तिया है। तो यार जयमल मेड़तिया को तो अपन जानते हैं, जो हाँ ये मेड़ता का है। जब जयमल मेड़ता का शासक था तब 1562 में अकबर ने मेड़ता के ऊपर आक्रमण किया और इस मेड़ता को क्या कर लिया था, जीत लिया था। इसी कारण जयमल कहां आ गया, चित्तौड़ के अंदर आ गया। तब इस अकबर ने इस जयमल मेड़तिया को मैसेज भिजवाया
कि देख जयमल, यहाँ पर उदय सिंह तो है नहीं, तू यहाँ का जैसे मेन बॉस है, तो मैं ऐसा करता हूं, तेरे को मेड़ता का किला भी दे देता हूं और चित्तौड़ का संरक्षक भी मैं तेरे को बना दूंगा, मगर तू क्या करे, इस दुर्ग को मेरे को सौंप दे। मगर जयमल इस मैसेज को ठुकरा देता है कि मेरे को ना तो मेड़ता चाहिए और ना मुझे और किसी का संरक्षक बनना है, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, और ये इसका विरोध करता है। एक रात की घटना होती है, उस रात के अंदर जब ये इस दुर्ग की रिपेयरिंग करा रहा होता है, तब अकबर अपने पास एक बंदूक है इस अकबर की, जिसे कहा जाता है संग्राम। तो इस संग्राम बंदूक से, जो लंबे दूरी का निशाना लगाने की बंदूक थी, उस लंबी दूरी के बंदूक से अकबर गोली चलाता है और इस जयमल का जो एक पैर है उसकी जांग के अंदर वो गोली लगती है और पैर क्या हो जाता है, जख्मी हो जाता है। तो एक पैर क्या हो गया, जख्मी हो गया। अब समय ऐसा आता है, दुर्ग का निर्माण ही सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। जब कोई बाह्य, राजस्थान में दुर्गों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, क्योंकि बाह्य आक्रमण जितने भी हुए हैं वो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से हुए हैं, और राजस्थान उसके सबसे पास में स्थित होने के कारण अपने राजस्थान के अंदर उस बाह्य आक्रमणों का प्रभाव पड़ा है। जैसे बाबर आया तो बाबर ने भी पानीपत के युद्ध के बाद में अपने मेवाड़ क्षेत्र में, तो इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं। मैंने आपको बताया कि तारागढ़ जो अजमेर है उसके ऊपर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, इसलिए राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। पृथ्वीराज चौहान के समय से ही ये जैसे बहुत ही संपन्न अपना राजस्थान है, तो ये आक्रमण होने के कारण तो दुर्गों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से कराया जाता है। अच्छे कपाट है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, दीवारों के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहां पर अपने सैनिक खड़े हो जाते हैं। बाहर से आक्रमणकारी दुर्ग का घेरा डाल देता है, अपन आराम से दुर्ग के अंदर सेटिस्फाइड होते हैं, बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। अपने पास खाने पानी पीने की चीजें हैं, पानी की सारी व्यवस्था है। कुछ ऐसे दुर्ग है जैसे चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, इतने बड़े दुर्ग के अंदर खेती बाड़ी भी होती है। ऐसे दुर्गों का निर्माण सुरक्षा, तो अब 1 महीने 2 महीने आक्रमणकारी बाहर रुकेगा और फिर वो क्या करेगा, परेशान होकर आगे चला जाएगा। ऐसी सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए गए हैं। मगर जब अपनी रसद सामग्री समाप्त हो जाती है, जब बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, भूखे मरने से अच्छा कि अपन लड़के मरे, ऐसा जो समय आ जाता है, तब राजपूत केसरिया बाना पहनकर, केसरिया कपड़े पहनकर, केसरिया साफा बांधकर, अपना केसरिया तिलक करके और वो युद्ध भूमि के अंदर मरने के लिए उतरते हैं। उन्हें पता है कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि दुश्मन सेना को मारते काटते हुए मरे। ऐसी जब घटना होती है तब उन्हें अपन केसरिया कहते हैं। और राजपूत जो वीरांगनाएं हैं, राजपूत जो रानियां हैं, राजपूत जो महिलाएं हैं, उनको पता है कि मेरे जो पति है वो नीचे युद्ध में मरने के लिए गए हैं, तब वो अपने शत्रुत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड जलाती है और उस अग्निकुंड के अंदर आत्मदाह कर देती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, जोहर कहलाती है। और जब किसी दुर्ग के अंदर केसरिया भी होता है और जोहर भी होता है, तो उस घटना को अपन कहते हैं साका, जैसे अपने चित्तौड़ के अंदर तीसरा यहां होने वाला है। तो जयमल और फत्ता अब ये डिसीजन लेते हैं कि अब अपने को क्या करना है, युद्ध करना ही पड़ेगा। तब युद्ध करने की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं केसरिया। सभी राजपूतों के तिलक लगाया जा रहा है, सब खुश हो रहे हैं कि आज हम अपनी मौत को गले लगाने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जयमल बैठा बैठा रो रहा होता है कि मेरे तो पैर जख्मी हैं और मैं इस युद्ध में नहीं जा सकता। तब मीराबाई का भतीजा, जिसे अपन 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, ये कल्लाजी राठौड़ कहता है जयमल जी को कि चाचा, मीराबाई का भाई था जयमल, चाचा आप परेशान मत हो, आपको मैं अपने कंधे के ऊपर बिठाऊंगा और अपन युद्ध करेंगे। तब ये कल्लाजी राठौड़ अब इस युद्ध भूमि के अंदर जयमल को भी साथ में लेके चलते हैं। जयमल को कल्लाजी राठौड़ कंधे पर बिठाए हुए हैं और युद्ध भूमि के लिए केसरिया करते हुए नीचे उतर रहे हैं। तो जयमल राठौड़, फत्ता चुंडावत और कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। मैंने बताया कि जो फूल कंवर है इसका विवाह फत्ता चुंडावत से हुआ, तो इस फूल केसरिया होता है इन तीनों के नेतृत्व में। प्लस जो जोहर है वो जोहर करती है फूल कंवर। तो फूल कंवर
के नेतृत्व में क्या होगा, जौहर होगा। तो फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है, जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया होता है। जबरदस्त युद्ध चलता है। जयमल को कल्लाजी राठौड़ कंधे पे बिठाते हैं और दोनों हाथों में तलवारें लेकर चारों हाथों की तलवारें चलती है और दुश्मन सेना के अंदर, अकबर की सेना के अंदर खौफ फैल जाता है कि राजपूतों के अंदर तो एक ऐसा योद्धा है जिसके 4 हाथ है। इसलिए कल्लाजी राठौड़ आने वाले समय के अंदर 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। तो इन्हीं कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा गया है। 4 हाथों वाले लोक देवता। तो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, कल्लाजी राठौड़, जो मीराबाई के भतीजे थे। तो कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को कंधे पर बिठाया और भयंकर युद्ध किया और भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और वहीं पर इनकी छत्रियां बनी हुई हैं। फत्ता चुंडावत भी जबरदस्त फाइट करता है, जबरदस्त युद्ध में अपना पराक्रम दिखाता है और रामपोल के पास में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। तो फत्ता चुंडावत की जो छत्री है, जिसे फत्ता सिसोदिया कहेंगे, क्योंकि सिसोदियों की एक शाखा कौन है, चुंडावत है, जो सलूम्बर, आमेठ, बेगू यहाँ के जो शासक है, यहाँ के जो ठिकानेदार है, उनको अपन चुंडावत कहते हैं, जो चूड़ा के वंशज है। तो फत्ता की जो छत्री है वो रामपोल के पास में बनी हुई है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती है, अब इन घटनाओं को देख रहा है अकबर। अकबर देखता है कि यार कि इतने से 8000 राजपूत योद्धाओं ने 48,000 मुगल सेना का खात्मा कर दिया। 8000 राजपूतों ने 48,000 मुगल सेना का क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। तो इस युद्ध के अंदर इतने जने क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर इतना रक्त बहा था कि चित्तौड़ के जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों के अंदर वो खून बहता बहता जब पाडनपोल के अंदर आया तो उसे पांडुपोल कहते हैं। उसका नाम पांडुपोल है, मगर पांडुपोल के पास में जब एक भैंस का बच्चा उसे क्रॉस कर रहा था तो वो उस रक्त के बहाव के अंदर बह गया, तब से उसका नाम पाडलपोल पड़ गया। उसी पाडनपोल के पास में जो अपन ने चित्तौड़ के दूसरे शाखे में बाघ सिंह जी की बात की थी, उन बाघ सिंह जी की छतरी है उस पाडनपोल या पांडुपोल के यहीं पर है। तो पाडनपोल के अंदर इस तरह से खून बह गया और उसमें भैंस का बच्चा पाडा बह गया, इसलिए उसका नाम पाडनपोल पड़ जाता है। इस तरह की घटना घटती है। कल्लाजी राठौड़ जयमल की जो छतरियां हैं वो अपने भैरवपोल और हनुमानपोल के बीच में है। फत्ता चुंडावत की जो छतरी है वो रामपोल के पास में है और बाघ सिंह की जो छतरी है वो पाडनपोल या पांडुपोल के यहां पर बनी हुई है। अब इस लड़ाई को देखकर अकबर जो है वो बहुत ही भयभीत हो जाता है और भयभीत हो जाता है और इतने जो अपने सैनिक है उन सैनिकों का जब वो कत्लेआम देखता है, इतनी लाशें देखता है अपने सैनिकों की, तब वो दुर्ग को जीत जाता है और दुर्ग में जीतकर वहां पर वो कत्लेआम का आदेश जारी करता है। और जो कत्लेआम जो घटना होती है उसमें जो सामान्य जनता है, वैसे जो युद्ध होते हैं उसमें सामान्य जनता को कभी नहीं मारा जाता, 2 राजाओं की सेना आपस में भिड़ती है, मगर कत्लेआम का जो आदेश होता है उसमें सामान्य जनता को भी मारा जाता है। और ऐसे कत्लेआम की जो घटना है वो अलाउद्दीन खिलजी ने भी रतन सिंह के समय पद्मिनी को दुर्ग में न देखकर उसने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कत्लेआम कराया था और लगभग 30,000 लोगों को उसने खत्म कर दिया था। इसी तरह का जो कत्लेआम है वो अकबर ने, और अकबर के समय भी 30,000 लोगों का क्या हुआ था, कत्लेआम हुआ था। अकबर जो बहुत ही सिस्टमेटिक अपने राज्य को चलाता है, अकबर ने बहुत अच्छे से शासन किया था, अकबर की नीतियां भी बहुत अच्छी थी, मगर अकबर के इतिहास के अंदर एक काला पन्ना जो है वो है ये 30,000 लोगों के कत्लेआम की चित्तौड़ की घटना। इस घटना के बाद अकबर खुद व्यथित होता है और कुछ ऐसा करने की सोचता है जिससे इस भावनात्मक जो आंच आई है उसके ऊपर उसको सुधारने की कोशिश करता है। और उस सुधार के तहत वो जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होता है और आगरा का जो किला है उस आगरा के किले के मुख्य दरवाजे के ऊपर हाथियों के ऊपर सवार जयमल और फत्ता की क्या बनाता है, मूर्तियां बनाता है। तो अकबर आगरा का जो किला है उस आगरा दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर जयमल व फत्ता की
गजारूढ़, गज पर आरूढ़, गजारूढ़ मूर्तियां बनाता है। तो जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां अकबर ने कहा बनाई? आगरा के किले के मुख्य दरवाजे के ऊपर बनाता है। तो इस तरह क्या एक इतिहास अपने को देखने को मिलता है कि सामने वाला जो दुश्मन है वो दुश्मन अपने विरोधी पक्ष की योद्धाओं की जो वीरता है उस वीरता से इतना प्रभावित होता है कि उन योद्धाओं की मूर्तियां अपने किले के दरवाजे के बाहर हाथियों के ऊपर सवार स्थापित कराता है। तो इस तरह की घटना और इस तरह के योद्धा अपने मेवाड़ में देखने को मिलते हैं। तो जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आगरा दुर्ग के मुख्य दरवाजे के ऊपर कौन स्थापित कराता है? अकबर स्थापित करवाता है। अकबर चित्तौड़ दुर्ग को जीत लेता है और यहां से चित्तौड़ दुर्ग महाराणा प्रताप के समय तक चित्तौड़ दुर्ग मुगलों के अधीन ही रहता है और बाद में मेवाड़ मुगल संधि होती है और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, इस शर्त के ऊपर मेवाड़ जो है वो वापस मेवाड़ के महाराणाओं को मुगलों के द्वारा सौंप दिया जाता है। तो यहां पर चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अकबर की क्या होती है? विजय होती है और चित्तौड़ दुर्ग किसके अधीन आ जाता है? अकबर के अधीन आ जाता है। उदय सिंह जो गिरवा की पहाड़ियों में, तो अकबर को इस तरह का आभास होता है कि जो उदय सिंह है वो उदयपुर की तरफ चला होगा, उदयपुर की तरफ चला गया होगा। तब उदय सिंह आक्रमण करता है, उदय सिंह के ऊपर अकबर आक्रमण करता है और युद्ध होता है बंटवाड़ा का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध। और इस बंटवाड़ा के युद्ध में उदय सिंह को पराजित कर देता है अकबर और उदयपुर को जीत लेता है। उदयपुर को क्या कर लेता है? जीत लेता है और उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखता है। तो बंटवाड़ा का युद्ध होता है। इस बंटवाड़ा के युद्ध में उदय सिंह को हरा देता है अकबर और उदय सिंह को हराने के बाद उदयपुर जीत लेता है और उदयपुर का नाम क्या रख देता है? मोहम्मदाबाद रख देता है। आमेर का जो नाम है वो मोमिनाबाद रखा गया है। आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा जाता है। बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा जाता है। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा जाता है। सिवाना का नाम खेराबाद रखा जाता है। जालौर का नाम जलालाबाद रखा जाता है। इस तरह से मोहम्मदाबाद किसका नाम रखा गया है? उदयपुर का नाम रखा गया है। तो इस तरह की जो घटना है वो उदय सिंह के समय होती है। उदय सिंह मेवाड़ का शासक है। मेड़ता नागौर के दूधा के बेटे वीरमदेव का जो पुत्र है जयमल, वो जयमल राठौड़ और जयमल की बहन फूल कंवर का पति फत्ता चुड़ावत, इन दोनों को चित्तौड़ का संरक्षक, चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी देकर उदय सिंह अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा जब 1567-68 में होता है, इस समय उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है और जयमल और फत्ता को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप देता है। जयमल और फत्ता केसरिया करते हैं, तब जयमल जख्मी होता है। उस जख्मी जयमल को कल्लाजी राठौड़ कंधे पर बिठाते हैं और भयंकर युद्ध करते हैं और 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। तो जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया होता है और चौहर होता है फत्ता चुंडावत की पत्नी फूल कंवर, जो जयमल की क्या थी? बहन थी। 8000 राजपूत सैनिक 48,000 सैनिक मुगल सैनिकों का खात्मा कर देते हैं और इतना खून बहता है कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो अंतिम दरवाजा है इसका नाम भैंस का बच्चा बह जाने के कारण पाडन पोल पड़ जाता है। अब मैंने बताया कि संग्राम बंदूक से जख्मी हो जाता है जयमल। बंटवाड़ा का युद्ध होता है और उदय सिंह की एक जो छोटी सेना होती है उसे पराजित कर देता है अकबर और उदयपुर का नाम क्या रख देता है? मोहम्मदाबाद रख देता है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया जाता है। प्रसन्न होता है और जयमल और फत्ता की आगरा दुर्ग के मुख्य जो दरवाजे के बाहर जयमल और फत्ता की हाथियों पर सवार गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित करवाता है। राजस्थान के अंदर जयमल और फत्ता की जो दूसरी जगह मूर्तियां हैं वो मूर्तियां हैं जूनागढ़ बीकानेर में, और जूनागढ़ बीकानेर के अंदर जयमल फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो बीकानेर के शासक राय सिंह ने कराई थी, जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा है। तो जयमल और फत्ता की जो राजस्थान में मूर्तियां कहाँ है? जूनागढ़
बीकानेर का जो मुख्य दरवाजा है सूरजपोल, वहां पर इनकी मूर्तियां लगी हुई है। उदय सिंह का मालदेव के साथ में भी एक समन्वय रहता है और 1540 के अंदर जब मावली का युद्ध होता है तब बनवीर के विरुद्ध उदय सिंह का साथ मालदेव देता है। तो अगर मैं उदय सिंह की बात कर रहा हूं और उदय सिंह के अंदर मैं अगर मालदेव की बात करूं तो ये मालदेव है, ये मालदेव उदय सिंह का साथ देता है मावली के युद्ध में 1540 के अंदर। मावली के युद्ध में उदय सिंह का जो साथ है वो कौन देते हैं? मालदेव देते हैं बनवीर के विरुद्ध। फिर मालदेव और उदय सिंह के मध्य संबंध बिगड़ जाते हैं। एक खेरवा का ठिकानेदार है, खेरवा पाली का ठिकानेदार, उस खेरवा पाली के ठिकानेदार है, उनकी जो पुत्री होती है उसका विवाह है मालदेव के साथ में होता है, मगर उनकी दूसरी पुत्री जिसे जाली रानी कहते हैं, उस जाली रानी का विवाह है उदय सिंह से कर दिया जाता है, मगर उस जाली रानी से विवाह करना चाहता था मालदेव। इस जाली रानी को लेकर मालदेव और उदय सिंह के मध्य थोड़ी सी वैमनस्यता बढ़ जाती है। मालदेव हाजी खां नागौर के ऊपर आक्रमण करता है, मगर हाजी खां नागौर जो है उसके विरुद्ध उदय सिंह मालदेव से वैमनस्यता रखने के कारण हाजी खां का साथ देता है और बदले में हाजी खां जो नागौर का है उसकी प्रेमिका रंगराय को उदय सिंह मांगता है, मगर रंगराय को जब हाजी खां उदय सिंह को नहीं देता तब उदय सिंह हाजी खां के ऊपर आक्रमण करता है और मालदेव हाजी खां का साथ देता है। युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध 1557 के अंदर और हाजी खां के साथ में मिलकर मालदेव उदय सिंह को क्या करता है? पराजित करता है। इस तरह की घटना भी इस उदय सिंह जी से संबंधित है। अपन उदय सिंह जी की बात कर रहे हैं जो गिरवा की पहाड़ियों में है, गोगुंदा की पहाड़ियों में है। यही गोगुंदा की पहाड़ियों में 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह जी का निधन हो जाता है। गोगुंदा के अंदर 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह जी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। उदय सिंह जी एक बहुत ही खराब बात करते हैं और उदय सिंह जी का जो सबसे बड़ा और योग्य पुत्र है उनका नाम है प्रताप, मगर इस प्रताप सिंह को उदय सिंह शासक नहीं बनाते हैं और अपनी भटियाणी रानी और ये भटियाणी रानी है धीरबाई, भटियाणी रानी धीरबाई इनके प्रभाव में रहते हैं उदय सिंह। और भटियाणी रानी के जो पुत्र है उनका नाम है जगमाल। इस जगमाल को क्या बना देते हैं? अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। उदय सिंह की बात कर रहे हैं कि उदय सिंह जयवंताबाई के पुत्र महाराणा प्रताप को शासक न बनाकर अपना उत्तराधिकारी एक सुंदर रानी धीरबाई भटियाणी रानी के प्रभाव में जगमाल को क्या बना देते हैं? उत्तराधिकारी बना देते हैं। इस तरह की घटना जगमाल को शासक बनाने के कारण उदय सिंह के जीवन में आती है, मगर महाराणा प्रताप को सभी राजपूत सरदारों के समझाने पर एवं कृष्ण सिंह चुंडावत जो सलूम्बर के ठिकानेदार है, इन्हें मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक करने का जो अधिकार होता है, तो कृष्ण सिंह चुंडावत और सभी राजपूत सरदार इस जगमाल को शासक न बना के महाराणा प्रताप को क्या बनाते हैं? शासक बनाते हैं। तो 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का क्या किया जाता है? राज तिलक और हल्दी घाटी का सिर वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप मेवाड़ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अगली क्लास में आपके बीच महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं को लेकर आऊंगा, महाराणा प्रताप से संबंधित सभी प्रश्नों को लेकर आऊंगा।
आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका सिलेक्शन कराना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप बहुत अच्छी तैयारी करें, आप सफल हों। इन शुभकामनाओं के साथ सफलता की इस उड़ान इस YouTube चैनल पर मैं आर के सैनी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।